rent, theories of rent, wages, theories of wages, interest, theories of interest, profit, and theories of profit. So let us start our today's video. Distribution. It is a process of distribution the returns obtained through production activity and are portioned among the factors of production. मतलब जो भी प्रोडक्शन एक्टिविटी से रिटर्न्स आता है, ये इनकम जनरेट होता है, उन्हें फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में डिस्ट्रीब्यूट करना, उसे हम डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस कह सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, लैंड, फॉर लैंड we pay rent, for labor we pay wages, and for interest we pay capital, and finally for organization it is rewarded with profit. So such apportionment of returns, that is division of returns among different factors of production, is called as distribution. जो भी इनकम जनरेट हुआ है वो डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में डिवाइड करना, उसे हम डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज फैक्टर प्राइसिंग. The first part in distribution is rent. Rent is it is the return for fertility status of land. All the natural resources existing on the surface and beneath the surface of land, like mines, rivers, etc., are also treated as land, and from which rent is received. मतलब जो भी सरफेस पे नेचुरल रिसोर्सेस जो सरफेस पे है और बीनीथ द सरफेस मतलब बिलो द सरफेस है, लाइक माइंस, उन्हें सबको लैंड ही माना जाता है, और उस सब रिसोर्सेज यूज करने के लिए हम रेंट पे करते हैं. सम रिसोर्सेज आर पब्लिकली ओन्ड व्हाइल अदर्स आर प्राइवेटली ओन्ड. रिवर जो है वो पब्लिक एसेट है, लेकिन प्राइवेट एसेट है. बोरवेल जो आप खुद के खेत में बोरवेल होते हैं वो प्राइवेटली ओन होगा. Then rent is almost zero for publicly owned resources because one cannot use for own purpose. They are meant for public welfare. Public goods जो होते हैं उनपे रेंट जीरो रहता है, क्योंकि वो सारे कम्युनिटी के लिए बना है, सारे लोगों के लिए बना है. इंडिविजुअल का उस पे को इंडिविजुअल राइट नहीं है. इट इज मेंट फॉर ऑल. Then rent is expressed in two forms. One is in economic rent and other is contract rent. Rent are of two forms, economic and contract rent. Economic rent, it is a rent received exclusively for use of land only. लैंड यूज करने के लिए जो रेंट रिसीव होता है सिर्फ लैंड यूज करने का, और अदर कोई मतलब अगर उस पे बिल्डिंग है तो उसके लिए वो रेंट नहीं है. द टर्म एक्सक्लूसिवली बिकॉज रेंट ऑफ बिल्डिंग रेफर्स टू रेंट ऑब्टेन्ड बाय ओनर ऑन द कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग एज वेल एज लैंड. ना इसमें क्या होता है, इकोनॉमिक रेंट में सिर्फ लैंड यूज करने के लिए रेंट पे करते हैं, और लैंड के ऊपर जो भी एसेट्स है उसका उसमें इंक्लूड नहीं होता. द एक्सेस ऑफ रिटर्न्स ओवर ट्रांसफर अर्निंग्स ऑफ लैंड. इट इज द एक्सेस ऑफ रिटर्न्स ओवर द ट्रांसफर अर्निंग्स ऑफ लैंड. मतलब जो भी अर्निंग एक लैंड की वजह से अर्न हो रहा है, उसमें कॉस्ट के एक्सेस में जो रिटर्न्स आएगा उसे हम इकोनॉमिक रेंट कहेंगे. कॉन्ट्रैक्ट रेंट मतलब it is money paid by the tenant to the landlord for cultivating land in a given year. जो भी लैंड कल्टीवेशन के लिए यूज करते हैं टेनेंट, उसके लिए वो मनी पे करते हैं. तो यहाँ पे लैंड प्लस लैंड पे जो भी एसेट्स है उसके यूज करने के लिए टोटल रहता है, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट रेंट कहते हैं. और इकोनॉमिक रेंट है वो पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रेंट है. कॉन्ट्रैक्ट रेंट मतलब लैंड यूज or other assets use. This includes in the contract rent, and land use only it is the economic rent. So economic rent is the part of contract rent. Next we have cost rent. Income earned from a factor which is fixed only in short run and not in the long run. That is called as cost rent. When in short run the demand for assets increases, consequently their income also increases. This result in the surplus income due to the increase in demand. This surplus income is called as the cost rent of that asset. ना अगर एक asset है short run में fixed है, लेकिन उसका demand increase हो गया है short run में, तो demand increase होने की वजह से क्या होगा, उससे जो income generate हो रहा है वो भी increase हो जाएगा. तो ये चेंज इन इनकम जो है बिकॉज ऑफ चेंज इन डिमांड,
उसे हम क्या कहते हैं, क्वासी रेंट. द राइज इन क्वासी रेंट इज द टेम्पररी फिनोमिना बिकॉज these factors are fixed only in short run and not in long run. So this phenomenon also temporary and it does not apply to the land. Quasi rent will not apply to the land because supply of land is inelastic. सप्लाई ऑफ लैंड हम बढ़ा नहीं सकते, जितनी लैंड अवेलेबल है उतना ही सप्लाई होगा, इनइलास्टिक रहेगा इससे. द क्वासी रेंट इज द एक्सेस ऑफ प्राइस और रिटर्न ओवर द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इन द शॉर्ट रन. शॉर्ट रन में एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर जो भी रिटर्न्स जनरेट होते हैं उसे क्वासी रेंट कहते हैं. Then there are different theories of rent. First theory was Ricardian theory of rent. It was given by David Ricardo. David Ricardo has given the first theory of rent. Then he has made certain assumptions of his theory. First is the most fertile lands are cultivated first. अगर ये एक प्लॉट है एरिया का और इसमें बेस्ड ऑन फर्टिलिटी डिविजन्स की हुई है ए, बी, सी, डी और ई, और ए पार्ट जो है लैंड का वो सबसे ज्यादा फर्टाइल है, तो पहले इस लैंड को यूज करेंगे प्रोडक्शन के लिए. उसके बाद में बी है तो उसके बाद इस लैंड को कंप्लीट करने के बाद बी प्लॉट पे जाएंगे. सो द मोस्ट फर्टाइल लैंड्स आर कल्टिवेटेड फर्स्ट एंड देयर इज कंटिन्यूअस ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इन एरिया. जो भी एरिया हम कंसिडर कर रहे हैं वहां कंटिन्यूअस ग्रोथ है पॉपुलेशन में. एंड रेंट अराइजेस ड्यू टू द डिफरेंस इन द फर्टिलिटी ऑफ लैंड. जो भी एक पीस ऑफ लैंड है उसकी फर्टिलिटी की वजह से वहां रेंट मिलता है उस लैंड को. देन एग्जिस्टेंस ऑफ मार्जिनल लैंड इन एवरी कंट्री. मार्जिनल लैंड मतलब सबसे कम फर्टाइल लैंड जो होती है उसे इन्होंने क्या एज्यूम किया, वो मार्जिनल लैंड है ना. इस केस में ई इज द lowest fertility land, so this will be the marginal land. Then quantitative limitations of land such as size of land. There is limitation on the size of land. That is size of supply of land is inelastic. Then land possesses certain original and indestructible power. लैंड के पास जो सर्टन ओरिजिनल और इंडिस्ट्रक्टेबल पावर, जैसे कि फर्टिलिटी है वो ओरिजिनल है उसकी और वो इंडिस्ट्रक्टेबल है. Then rent is confined only to the land which is free gift of nature. मतलब यहाँ इन्होंने किसके बारे में, सिर्फ इकोनॉमिक रेंट के बारे में बोला है. They have discussed only about the economic rent. So let us see what the theory explains. Ricardo divided the land based on the fertility. हमने देखा था अगर यहाँ इतनी बड़ी एरिया है और उसमें डिफरेंट फर्टिलिटीज के बेस पे लैंड है, तो based on different fertility the plots are made. Now plot A is the superior, next to A is the B, C, D, E and F. These are the division of land based on the fertility. He describes superior or more fertile land as intramarginal or supermarginal land. The last type of land which is less fertile land is called the marginal land or low rent land. Now in case of this example, A is the most fertile, so this is called as super marginal land. इस सबसे ज्यादा जो fertile होगा उसके क्या कहते हैं, super marginal land. And the last fertile, least fertile जो soil रहता है उसे हम क्या कहते हैं, marginal land और no rent land. Then rent is the extra value imparted to the type of land based on the yield surplus. Because of fertility, because of fertility उसमें कितना ज्यादा प्रोडक्शन होता है एज कंपेयर टू मार्जिनल लैंड, उसे हम रेंट कहते हैं. नाउ रिटर्न्स फ्रॉम मार्जिनल लैंड इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन. मार्जिनल इन्होंने क्या बोला, मार्जिनल लैंड से सिर्फ जो भी रिटर्न्स आएगा वो उसके कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन को इक्वल होगा. इसकी वजह से there is no rent for the marginal land. Transfer earning from no rent land. No rent land मतलब marginal land is zero because your returns are equal to cost of cultivation. Now rent is the surplus over the cost of production. The rent is price determined.
मतलब according to Ricardo, rent of land does not enter into price since rent is determined by the price of product. Rent cannot determine the price of the product. Whenever the corn rises, rent of land also rises. मतलब इन्होंने क्या बोला है, रेंट इज प्राइस डिटरमाइंड. अगर एक क्रॉप है, फॉर एग्जाम्पल कॉर्न है, तो कॉर्न की प्राइस बढ़ने से उस लैंड का क्या होगा, इनकम रिटर्न्स ज्यादा बढ़ेगा. Now, suppose they are from a piece of land, they are producing 10 quintals of corn. Now, first the price was 100 rupees per quintal, and now the price has changed to 110 rupees per quintal. So this 10 rupees is excess. So because of this increase in 10 rupees, the returns, now here returns was 1000 rupees from the piece of land. Now here returns will be 1100. So this will be the returns. Now because of increase in the returns, the rent of the land will increase. So he said that rent is price determined. Because of change in price, the returns have changed. So the rent also has changed. Now rent is the differential rent. Differential rent मतलब यहाँ based on the different piece of land, the rent is decided. So according to Ricardo, rent is paid for use of land. That is the economic rent. Let us see the example so that we can understand the theory better. Now suppose we assume that there are 4 grades of land, A, B, C and D in an uninhabited country. मतलब एक new place खोजी गई है और वहां 4 टाइप्स के लैंड है, ए बी सी डी. उसमें ए ग्रेड जो लैंड है वो सबसे फर्टाइल लैंड है, द मोस्ट फर्टाइल लैंड. देन उसके नीचे बी ग्रेड का आएगा, उसके नीचे सी, एंड डी इज द लेस फर्टाइल लैंड. नाउ फर्स्ट व्हाट विल हैपन व्हेन अ ह्यूमन बीइंग्स मूव्स टू दैट न्यू प्लेस, फर्स्ट दे विल स्टार्ट कल्टिवेटिंग द ए ग्रेड लैंड. ए ग्रेड लैंड पहले कल्टीवेट करेंगे. ए ग्रेड लैंड जब मतलब एग्जॉस्ट हो जाएगी, सपोज 20 acres of A land is available, first this 20 acres will be covered. अगर और population बढ़ते जाएगा तो population, as the assumption he has given, the population of the given area is continuously increasing. Due to the increase in population, they have to produce more, so they want more land. So after covering A grade land, they will cover the B grade land, which is also 20 acres. After covering B land, A plus B, then again they will go to cover the C grade. And after C grade, whatever is less fertile, they will cover for D. This may be, say, the area may be same or less, different. I have taken an example, same area. Now suppose A is the most fertile land. Now from area A, per acre if you cultivate, you are getting 50 quintals of yield. From B, you are getting 35 quintals. From C, you are getting 20 quintals. And D, you are getting 15 quintals. Now D is the marginal land or no rent land, because it is the least fertile among the given land. So based on this, the rent of others will be fixed. Now if you plot a bar graph here for this yield per acre, grade A will yield 50, grade B will yield 35 quintals, grade C will yield 20 quintals, and this is 15 quintals for D. So this 15 quintals, this will be common for all the 4 grades. This because this is the cultivated by no land. This is, and here it is equal, whatever cost returns is generated, it will be equal to total cost of production. So rent of A grade land, it will be equal to excess of production compared to the least graded land, that is least fertile is D. So in least fertile, production is 15 units, and in A grade land, production is 50 units. So rent of land A will be equal to 50 minus 15, which will be equal to 35. Similarly, for rent of B,
Now total production of B is 35 and marginal production is 15. So rent will be equal to 20. For C, it will be equal to 20 minus 15, which is equal to 5. And as D is no rent land, 15 minus 15 is equal to 0. This is here no rent land. So based on the fertility, the rent is fixed. Because of fertility, the productivity will differ. And because of this, the rent for different grades of land will differ. Now, criticism of this theory is, it is not the fertility but scarcity which leads to the rent. Now, जो land availability है वो हमारी inelastic है. The supply of land is inelastic. So, जो scarcity of land है उससे rent generate होता है, ना कि fertility से. So, marginal land concept is not accepted because if demand is higher, even the marginal land gets the rent. ना अगर पॉपुलेशन बढ़ता ही जाएगा तो मार्जिनल लैंड को भी डिमांड आ जाएगा और वहां भी मार्जिनल लैंड को भी रेंट मिलता है. एंड रेंट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर यूज ऑफ लैंड ओनली बट इट अप्लाइज टू ऑल द स्केर्स इनपुट्स इन द इकोनॉमिक्स. सिर्फ लैंड के लिए मर्यादित नहीं है रेंट. रेंट सारे इनपुट्स पे है जो स्केर्स रहे इकोनॉमिक्स में. The next theory is modern theory of rent. Now, according to this theory, rent is the surplus payment in excess of transfer earning of factor. Now, transfer earning implies that amount of money which any particular unit of factor could earn in its next best alternative use. मतलब ट्रांसफर अर्निंग क्या हो जाएगा यहाँ, अगर एक फैक्टर है उसे नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव यूज के लिए जो अमाउंट विच इम्प्लाइज द which any particular unit would earn. मतलब अगर दो क्रॉप है, क्रॉप A और क्रॉप B. Now at present we are cultivating crop A for that land, on that land. So instead of using that piece of land to grow crop A, what will happen if we grow crop B? What is the returns generated by growing crop B? That is called as transfer earning of that land. Now, rent of land is determined by demand for and supply of land and not based on the fertility. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिमांड फॉर लैंड एंड सप्लाई ऑफ लैंड, उसके आधारित पे रेंट फिक्स किया जाए. Now, demand curve slope downward because rent of the land is influenced by the marginal productivity of land. Now, productivity and demand are dependent here. So if the marginal productivity of land is more, the demand for such land will be more, and if it is less, then the marginal productivity is less, means demand is less, and the supply of the land is fixed. It is inelastic. So supply curve will be vertical parallel to y-axis. Then equilibrium between the demand and supply determines the rent of the land. Now, if this is the demand curve and supply curve, this will be the equilibrium point, that is R. This is the rent. Now, suppose if the land's marginal productivity is high, then demand curve for such case land will be higher and the rent will be R1. Whereas if the marginal productivity of land is less, then the rent will be also less. This is the modern theory of rent. Next in distribution we have wages. Wages are the rewards paid for the laborers for sparing their productive services. जो भी लेबर वो काम करते हैं उनकी पेमेंट हम क्या उनकी जो पेमेंट करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, वेजेस. वेज में भी डिफाइंड एज सम ऑफ मनी पेड अंडर कॉन्ट्रैक्ट बाय एम्प्लॉयर टू वर्क और फॉर सर्विस रेंडर्ड. मतलब जो भी सर्विस लेबर ऑफर करता है उसके लिए जो एम्प्लॉयर पेमेंट देता है उसे हम वेज कहते हैं. The wages are paid to casual laborers while salaries are paid to permanent staff and consultant fees for doctors, lawyers, etc. Now wages जो होते हैं वो casual laborers मतलब weekly laborers जो होते हैं जो permanent नहीं रहते उन्हें हम wages पे करते हैं. जो permanent staff रहता है या permanent workers रहते हैं उन्हें हम सैलरी पे करते हैं मतलब मंथली सैलरी. वेजेस क्या होता है कि वो डेली पेमेंट होगा, सैलरी जो होता है वो मंथली पेमेंट होता है. एंड कंसल्टेशन फी मतलब फॉर डॉक्टर्स लॉयर्स जो हम
जरूरत पड़ने पर हम उन्हें कांटेक्ट करते हैं, उनकी सर्विस यूज करते हैं, उसे हम कंसल्टेंसी कहते हैं. देन देयर आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ वेज पेमेंट. फर्स्ट इज wages are paid either in cash or kind. Cash payment मतलब money देन currency in currency, and kind wages मतलब based on some commodity, either उन्हें food grain provide करना या फिर other types of commodities देना, उसे हम kind wages कहते हैं. Then time wages मतलब it is wage paid per unit of time. अगर per unit of hourly basis पे वेजेस पेमेंट हो रहा है, मतलब पर आवर ना, पर आवर इफ समबडी इज पेइंग 50 रुपीज पर आवर ऑफ वर्क, सो दैट इज द टाइम वेज. पीस वेज मतलब बेस्ड ऑन द वर्क परफॉर्म बाय इंडिविजुअल इन द प्रोडक्शन प्रोसेस. जितना उसे हम पीस वेज, प्रोडक्शन प्रोसेस में कितना काम किया एक इंडिविजुअल ने, उसके आधारित पे उन्हें वेजेस मिलता है, उसे पीस वेजेस कहते हैं. और टास्क वेजेस मतलब वेजेस आफ्टर कंप्लीशन ऑफ गिवन वर्क. अगर एक टास्क दिया है, 1 एकड़ लैंड है, उसकी वीडिंग करनी है, वीडिंग कंप्लीट करनी है विद इन अ गिवन टाइम, सो उस वक्त उस काम के लिए जो पेमेंट की जाती है उसे हम टास्क वेज कहते हैं. और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कॉन्ट्रैक्ट वेजेस. सो दीज आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ वेज पेमेंट. Then there are two types of wage. One is nominal wages and second is real wage. Nominal wage मतलब wage paid in terms of money at current market price. This is the nominal wage. And real wage means it indicates the purchasing power of money. The real wage of a worker is obtained by dividing nominal wage of workers at different time period by general price index. It is measured by real wage is equal to W. W is nothing but money wage divided by general price index. This is the real wage, and this describes the purchasing power of money wage or nominal wage. Next, let us see what are the theories of wages. First theory is subsistence theory of wages, which is given by David Ricardo. It is also called as iron law of wages. According to this theory, wages prevail at such a level just to enable workers and his family members to live at the minimum subsistence level. मतलब जो एक नॉर्मल लाइफ है वर्कर और उसकी फैमिली को, उसकी नॉर्मल लाइफ जीने के लिए जितना पैसा जरूरी उतना होता है, उतना ही उन्हें पेमेंट मिलती, उतने ही उन्हें वेजेस मिलते हैं. दिस इज द subsistence theory of wages. This is given by David Ricardo and it is pessimistic in approach. Second is the wage fund theory. It is given by J.S. Mill. Then according to him, in any country, certain fixed proportion of capital is set aside for the payment of wages to the laborer, which is called as wage fund. Then the wage at particular point of time is determined by amount of wage fund available and total workers. मतलब किसी भी कंट्री में एक फिक्स प्रोपोर्शन ऑफ कैपिटल साइड में रखा जाता है सिर्फ पेमेंट ऑफ वेजेस के लिए, जिसे हम कहते हैं वेज फंड. एंड एट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम वेज इज डिसाइडेड बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ वेज फंड अवेलेबल एंड टोटल वर्कर्स. So this is the wage fund theory given by J.S. Mill. Third theory is residual claimant theory. This is given by Walker. According to him, in a country, wages will be paid to the labor as the residue left over after meeting the remuneration paid to other factors of production. मतलब जो भी इनकम जनरेट हुआ है प्रोडक्शन प्रोसेस से, अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को जो पे करने के बाद जो भी रहेगा वो वेजेस माना जाएगा. मतलब लैंड को रेंट पे करके, देन कैपिटल को इंटरेस्ट और ऑर्गेनाइजेशन या एंटरप्राइज को प्रॉफिट, ये सब तीनों में बांटने के बाद जो भी रहेगा उसे वेज पेमेंट के लिए या वेजेस बोला जाएगा. दिस इज द रेसिडुअल क्लेमेंट थ्योरी गिवन बाय वॉकर. नेक्स्ट थ्योरी इज द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी. Every labor, according to this theory, every labor will receive the wage rate equal to the marginal net value product of labor. जो भी उनका प्रोडक्टिविटी है उसके आधारित पे उन्हें वेज मिलेगा. The marginal value productivity of labor unit
is the value of additional unit of output produced due to its employment. मतलब एक लेबरर बढ़ाने से आउटपुट में चेंज क्या आया है, चेंज इन आउटपुट कितना आया है, वो क्या हो जाएगा, उस लेबर का मार्जिनल वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट हो जाएगा. तो बेस्ड ऑन दिस द वेज रेट विल बी फिक्स्ड. देन मॉडर्न थ्योरी ऑफ वेजेस, it is based on the demand and supply of labor, and demand for and supply of labor determine the wage. According to modern theory of wages क्या होता है, intersection point of demand curve and supply curve of labor, the wages are fixed. This is the modern theory of wages. Next we have the fourth factor of distribution is interest. Interest is the amount paid by borrowers to the lender for the use of capital. जो बोरोवर है वो लोन लेंडर्स को जो अमाउंट पे करते हैं टू यूज द लोन, दैट इज कॉल्ड एज इंटरेस्ट. Now, according to Marshall, the payment made by borrower for the use of loan for certain period, say for a year, is expressed as the ratio which payment bears to the loan. This is the called as interest. मतलब borrower जो loan use करने के लिए for a particular period it is used, then it is called as interest. Now, interest is the price paid for the use of loanable funds. Now, interest क्यों पे किया जाता है? First one is net or pure interest. This is the interest exclusively for loan amount. लोन अमाउंट के ऊपर जो इंटरेस्ट लगाए होते हैं उसे प्योर और नेट इंटरेस्ट कहते हैं, मतलब यूज ऑफ सिर्फ लोन अमाउंट. देन इंश्योरेंस रिस्क. ना एक लेंडर है वो लोन किसी को दे रहा है बोरोवर को, तो वहां एक रिस्क होती है जो वो लोन बैड डेट, मतलब वो बोरोवर पे बैक ही नहीं करे लोन का, तो वो एक रिस्क होती है लेंडर को. तो टू कवर दैट इंश्योरेंस अगेंस्ट दैट रिस्क ही चार्जेस सम पार्ट ऑफ इंटरेस्ट. देन पेमेंट फॉर इनकन्वीनियंस. ना बिकॉज लेंडर जो अपने पास पैसा रहता है वो बोरोवर को देता है, तो उससे भी थोड़ा लेंडर को इनकन्वीनियंस रहता है. लाइक जब उसे जरूरत होती है उसे वो पैसे नहीं मिलते. सो फॉर दिस इनकन्वीनियंस सम मोर इंटरेस्ट इज एडेड इन द टोटल इंटरेस्ट. देन फोर्थ इज रिवॉर्ड फॉर मैनेजमेंट. द बिजनेस ऑफ लेंडिंग रिक्वायर्स परफेक्ट मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स एंड need to keep close watch on the business performance. So the reward for this management is also included in the interest. जो भी lending business है वो उसमें क्या होता है, records maintenance और close watch on the borrowers वो रखना जरूरी पड़ता है. तो इस मैनेजमेंट के लिए उन्हें रिवॉर्ड मिलता है. So that is also added included in the interest. So interest में क्या क्या चीजें आते हैं? First, for use of loan amount. Second, insurance against the risk, payment for inconvenience, and reward for management. These four factors are included in the total interest. So let us see what are the theories of interest. First one is productivity theory. It is based on the fact that capital is productive. जब जो भी पैसा है वो productive है, उसके आधारित पे ये theory है. According to this, an individual demands capital because of its productivity, and naturally such productive resources should be paid interest. So this is the productivity theory. Why interest is paid? This is explained by productivity theory. Then absistence theory or waiting theory. This is given by Professor Senior. Then according to him, capital is generated from abstaining from present consumption. That is by foregoing some of their present consumption requirement. Therefore, interest is paid to the person who saves capital and offer for investment to compensate the sacrifice he has to make in process of generating capital. मतलब अगर capital generate कब होता है? जब उन्होंने present requirements या present consumption का थोड़ा change करके उन्होंने उस amount को save किया है और वो amount invest किया है. तो उस sacrifice के लिए सेक्रीफाइस की जो किया है कैपिटल जनरेट करने के लिए वो कंपेंसेट करना जरूरी है. वो कंपेंसेट कैसे होता है? उन्हें इंटरेस्ट पे करके. सो दिस इज द अब्सिस्टेंट थ्योरी और वेटिंग थ्योरी. नेक्स्ट इज द ऑस्ट्रियन और एजियो थ्योरी. इट इज गिवन बाय बोहम एंड बोरेक. दीज आर द ऑस्ट्रियन इकोनॉमिस्ट. सो द थ्योरी इज नोन एज ऑस्ट्रियन थ्योरी. Then
interest is the discount which is paid to the lenders who postpone their present satisfaction to the future debt. उन्होंने भी क्या बोला है, लेंडर्स जो होते हैं वो पैसा उन्हें खुद यूज करने के बदले मतलब वो क्या करते हैं, अपना कंजम्पशन या अपने थोड़े जो नीड्स है वो बाजू में रखते फ्यूचर डेट पे पोस्टपोन करते हैं. इसकी वजह से उन्हें ड्यू टू द पोस्टपोनमेंट उन्हें डिस्काउंट मिलना चाहिए, वो डिस्काउंट है इंटरेस्ट रेट. Then time preference theory, it is given by Irving Fisher. He incorporated the element of certainty for future. Now according to him, though people are very much interested in present consumption, but still they show willingness for saving to generate capital, which needs to be given compensation in terms of interest. मतलब जो भी लोग लेंडर्स होते हैं वो प्रेजेंट कंजम्पशन पे बहुत इंटरेस्ट होता है, जो भी पैसा है वो प्रेजेंट नीड्स को फुलफिल करने के लिए यूज करना, लेकिन फिर भी वो सेविंग करते हैं, विलिंग अपना थोड़ा नीड्स को बाजू में रख के फ्यूचर में पोस्टपोन करके थोड़ा सेविंग करते हैं और उससे कैपिटल जनरेट होता है. सो दिस सैक्रिफाइस ऑफ देयर प्रेजेंट कंजम्पशन, for this they have to be given some compensation, and this compensation is in the terms of interest. So this theory have explained why interest is paid. So next we'll see the theories of interest rate determination. Now how the interest rate is determined. First is the classical theory of interest or real theory of interest. It is based on demand for saving to invest in capital goods and supply of savings. The rate of interest is determined at equilibrium point of these two forces. मतलब say demand for savings to invest in capital goods and supply of savings based on the point of equilibrium, that is point of intersection of these two curves will determine the rate of interest. Here this is the supply curve of savings. जो भी supply इकोनॉमी में supply है savings का वो इस कर्व में डिफाइन होता है. और डिमांड कर्व फॉर सेविंग्स मतलब सेविंग इन्वेस्टमेंट की कितनी डिमांड है इकोनॉमी में, ये ग्राफ ये कर्व एक्सप्लेन करता है. तो इंटरसेक्शन ऑफ दिस टू ग्राफ्स इज एट दिस पॉइंट एंड दिस इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट. नेक्स्ट इज द लोनेबल फंड्स थ्योरी. इट इज गिवन बाय विक्सेल. इट इज आल्सो कॉल्ड एज नियोक्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट. Now interest rate is determined by the forces of demand for and supply of loanable funds. नहीं, लोनेबल फंड्स का डिमांड और सप्लाई उसके आधारित पे इंटरेस्ट रेट डिटरमाइन किया जाता है. ना लोनेबल फंड्स मतलब क्या, इट रिप्रेजेंट सम ऑफ मनी सप्लाइड एंड डिमांडेड इन द मनी मार्केट. लोन मनी मार्केट में लोन देने के लिए जो मनी है वो और लोन का जो डिमांड है उसे हम लोनेबल फंड्स कहते हैं. ना सप्लाई साइड ऑफ लोनेबल फंड्स उसमें क्या आ जाएगा, सेविंग्स एंड नेट न्यू मनी. नेट न्यू मनी मतलब मनी सर्कुलेशन ड्यू टू इश्यू ऑफ न्यू नोट्स और न्यू मनी आने से मार्केट में जो सप्लाई ऑफ फंड्स इंक्रीज हो जाएगा. सो सेविंग एंड न्यू नेट न्यू मनी, दिस इज द सप्लाई साइड ऑफ लोनेबल फंड्स. एंड एट द डिमांड साइड वी हैव डिमांड फॉर इन्वेस्टमेंट and net holding. So demand for loanable funds will be equal to investment plus the net holding, and interest rate is determined at the equity of demand for and supply of loanable funds. Now supply side we have S plus M. This is the supply side, and I plus H, this is the demand side. So interest rate is determined at the point where demand for and supply of loanable funds is equal. This is the loanable funds theory of interest. Next we have the liquidity preference theory of interest or Keynesian theory of interest. This is given by J.M. Keynes. Now, according to him, people demanded money to keep it as liquid, that is in cash form. Keynes called this as demand or preference for money or liquidity preference. मतलब लोग क्या कहते हैं, वो मनी डिमांड क्यों करते टू कीप इट इन द कैश फॉर्म, मतलब जब भी जरूरत होगी तो कैश फॉर्म में लगेगा मनी, तो वो उसे हम मनी क्या कहते हैं, लिक्विडिटी प्रेफरेंस. जितना कैश लोग अपने पास रखना चाहते हैं उसे हम लिक्विडिटी प्रेफरेंस कहते हैं. तो लेंडिंग इन्वॉल्व्स अ डिक्लाइन इन द स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड एज कैश. अगर एक इंसान है वो मनी लेंड कर रहा है तो क्या हो जाएगा, उसका स्टॉक जो है लिक्विड कैश का वो कम हो जाएगा. सो
इंटरेस्ट इज अ पेमेंट मेड टू इंड्यूस पीपल टू सरेंडर देयर लिक्विडिटी। मतलब इंटरेस्ट रेट ये जो होता है वो क्या हो जाएगा, पीपल को एनकरेज करने के लिए कि आप अपना कैश, लिक्विड कैश जो है वो दूसरों को लेंड कीजिए, इन रिटर्न आपको उस पे इंटरेस्ट मिल जाएगा, उसे एनकरेज टू गिव लोन्स, इसके लिए इंटरेस्ट पेमेंट की जाती है अकॉर्डिंग टू कीन्स। इन वर्ड्स ऑफ कीन्स, rate of interest is the reward for parting with the liquidity for a specific period। मतलब उनके पास जो भी कैश होता है वो सेक्रीफाइस करने के लिए उन्हें रिवॉर्ड मिलता है, वो है रेट ऑफ इंटरेस्ट। Now Keynes has given 3 reasons for liquidity preference। मतलब लोग कैश में क्यों रखते हैं पैसा, उसके लिए वो 3 मोटिव्स दिए हैं कीन्स ने। फर्स्ट वन इज ट्रांजैक्शन मोटिव। ट्रांजैक्शन मोटिव मीन्स टू मीट द डेली रिक्वायरमेंट, जो भी दिन भर का खर्चा है वो मिटाने के लिए जो लोग अपने पास कैश रखते हैं उसे हम क्या कहते हैं, ट्रांजैक्शन मोटिव। प्रिकॉशनरी मोटिव मतलब टू स्पेंड ड्यूरिंग अनफोर्सिन और अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स। मतलब इमरजेंसीज में जो पैसा लगेगा, कोई इमरजेंसी आई तो उस वक्त जो पैसा लगेगा वो हमारे पास रहना चाहिए। इस मोटिव से जब कोई इंसान पैसा रखता है तो उसे क्या कहते हैं, प्रिकॉशनरी मोटिव। एंड स्पेक्युलेटिव मोटिव मतलब टू मेक प्रॉफिट ऑफ anticipated changes in the prices of bonds and shares। स्पेक्युलेटिव मोटिव मतलब टू अगर एक शेयर किसी मार्केट शेयर्स या बॉन्ड्स है वो फ्यूचर में उनका प्राइस बढ़ने वाला है तो उस वजह से प्रॉफिट करने के लिए वो शेयर्स अभी परचेज करना और रखना, उसे हम स्पेक्युलेटिव मोटिव कहते हैं। टू मेक प्रॉफिट बिकॉज ऑफ चेंज इन द प्राइसेस, this is the speculative motive। The determination of interest rate, liquidity preference and supply of money will determine the rate of interest according to the Keynesian theory of interest। Now liquidity preference here means liquidity preference for speculative purposes। जो भी प्रॉफिट बनाने के लिए जो पैसा बाजू में रखा जाता है उसके आधारित पे यहाँ लिक्विडिटी प्रेफरेंस मतलब लिक्विडिटी प्रेफरेंस फॉर स्पेक्युलेटिव पर्पस। Then equilibrium between liquidity preference for speculative purpose and supply of money will determine the rate of interest। This is the curve showing the liquidity preference for speculative purpose। Based on this liquidity preference for speculative purpose and supply of money, the rate of interest is determined। Next concept in distribution is profit। Profit is the reward for entrepreneur for the functions he has rendered in the प्रोडक्टिव एक्टिविटी। प्रोडक्शन एक्टिविटी में जो भी एंटरप्रेन्योर ने फंक्शंस किए, जो भी काम किए उसके रिवॉर्ड के लिए उसे प्रॉफिट मिलेगा। देन आउट ऑफ इनकम अर्न बाय द फार्म, लैंड ओनर इज पेड रेंट, लेबरर इज पेड द वेज एंड कैपिटलिस्ट दैट इज द लेंडर ही इज पेड द इंटरेस्ट एंड व्हाटएवर इज लेफ्ट ओवर विल गो टू एंटरप्रेन्योर एज प्रॉफिट। सो प्रॉफिट इज आल्सो कॉल्ड एज रेसिडुअल इनकम। Then types of profit are gross profit। Gross profit मतलब total amount of money that entrepreneur gets। It consists of rent for land that belongs to entrepreneur, interest for capital owned by the entrepreneur, wages for marginal functions performed by the entrepreneur, and money earned by bearing risk and uncertainties। So gross profit is the total amount that entrepreneur gets from the production activity। Then net profit is the pure profit। It is the pure profit. It is the reward for the following 3 functions performed by the entrepreneurs। First, reward for organizing and coordination of various factors of production। It is reward for bearing risk and uncertainties and reward for introducing the new innovation। Because of these 3 functions performed by the entrepreneur, he earns the reward, and this reward is the net profit। नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू ग्रॉस इनकम माइनस टोटल कॉस्ट। यहाँ टोटल कॉस्ट में प्रोडक्शन कॉस्ट आ जाएगा, वेजेस, इंटरेस्ट और रेंट, ये सब टोटल कॉस्ट में हो जाएगा। और ग्रॉस इनकम मतलब जो भी प्रोड्यूस सेल करके जो इनकम आ जाएगा उसे हम ग्रॉस इनकम कहते हैं। और डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस इनकम एंड टोटल कॉस्ट इज कॉल्ड एज नेट प्रॉफिट। नाउ लेट अस सी द थ्योरी ऑफ प्रॉफिट। First is the rent theory of profit given by F.A. Walker।
he said that there is similarity between rent and profit. Entrepreneurs gets profit for their managerial ability, that is profit. Now, entrepreneurs with different skills are rewarded with different profit level. As there is no rent for marginal land, marginal entrepreneurs are associated with the no profit. As we have seen in the Ricardian theory, for marginal land rent नहीं होता, तो entrepreneurs जिसके पास least ability और skills रहते उसे profit नहीं मिलेगा. The marginal entrepreneur just secures the wages of management, but he will not get the profit. So profit does not enter the price, as market price is determined based on the cost of production of the product attributed to managerial entrepreneur. यहाँ profit भी क्या as profit क्या होगा, market price determined नहीं होगा, because market price will be determined based on the cost of production, and because based on the market price the profit will be decided. Next theory is wage theory of profit. It is given by Professor Taussig. According to him, there is similarity between the laborer and the entrepreneur. Labor receives the wages for his service. Likewise, entrepreneur, he gets the profit for his service. This is the wage theory of profit. Then dynamic theory of profit. It was given by J.B. Clark. He defined profit as excess of price of goods over their cost. The entrepreneurs who takes the advantage of changing demand and supply conditions makes the excess profit. According to J.B. Clark, profit जो है excess of price over their cost, cost price over the cost जो होगा वो profit consider किया उन्होंने, और entrepreneur जो changing demand और supply conditions को advantage लेते हैं उन्हें ज़्यादा profit मिलेगा. Fourth is risk theory of profit. It is based on the risk associated in every business activity. Greater risk, greater will be the profit. Greater will be the profit and greater when risk is greater. So profit is obtained through risk taking exceeds the ordinary return on capital. मतलब अगर उसके पास थोड़े कैपिटल है, वो अगर उन्होंने दूसरे लोन पे दिया होता तो उन्हें इंटरेस्ट मिल जाता, लेकिन उन्होंने रिस्क लेके एक बिजनेस स्टार्ट किया, तो उस रिस्क के लिए जो भी इनकम अर्न होता है उसे प्रॉफिट कहते हैं. So this is the risk theory of profit. Next is the uncertainty bearing theory of profit. It is given by Professor Knight. According to him, profit arises due to uncertainty rather than risk taking. He classified risk into forcible risk, that is insurable risk, and unforceable risk, that is non-insurable risk. इंश्योरेबल रिस्क मतलब जो भी रिस्क हम इंश्योरेंस कर सकते हैं जिसके, उसे इंश्योरेबल रिस्क कहते हैं, और जिस अनफोर्सेबल जो रिस्क ऑकर होगा वो पता नहीं होता उसे हम अनफोर्सेबल रिस्क कहते हैं. अनफोर्सेबल रिस्क कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड एंड दे आर अनसर्टेन. वन कैन नॉट प्रेडिक्ट द हैपनिंग ऑफ दोज इवेंट्स. So according to this theory, profit arises due to uncertainty bearing and not due to risk. Uncertainty bearing मतलब जो भी uncertain चीजें होते हैं, unforeseeable risk आता है उसे uncertainty कहते हैं, उसकी वजह से जो इनकम इंक्रीज हो जाएगा उसे प्रॉफिट कहते हैं. नेक्स्ट इज द इनोवेशन theory. According to this theory, profits accrue to entrepreneur as result of innovations that they have created in the production process and marketing of products. जो भी बिजनेसमैन है उन्होंने जो इनोवेशंस किए प्रोडक्शन प्रोसेस एंड मार्केटिंग फंक्शंस, मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट में, तो उसकी वजह से उन्हें ज्यादा रिटर्न्स मिलेगा, और वो ज्यादा रिटर्न्स नथिंग बट प्रॉफिट है. सो बिकॉज ऑफ इनोवेशन जो प्रॉफिट मिलता है एंटरप्रेन्योर. So this profit due to innovation would appear, disappear and reappear in the regular cyclical fashion. The monopoly theory of profit. The firm under monopoly or monopolistic competition will be having the high market power as they are the price makers, and they will make their best effort to safeguard their interest and profit at high level. So this is the monopoly theory of profit.